Hello everyone, so I welcome you all to new session of some basic concepts of chemistry. आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था हमारा साइंटिफिक नोटेशन पे। आज हम साइंटिफिक नोटेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए नोट्स पे चलते हैं। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशंस ये कोई बहुत मैं कुछ नया टॉपिक नहीं लेकर आ गया हूँ आपके सामने। आप सबने 8th क्लास पास की है। 8वीं क्लास के अंदर मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं को एक क्लास होती है इनमें से, ठीक है। इनके अंदर एक चैप्टर होता है मैथ का जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ की कहानी है, ठीक है। ये वहाँ की कहानी है जिसको हम उठा के यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी आप यूज़ करोगे, केमिस्ट्री में भी आप यूज़ करोगे, मैंने जैसे बताया था। साइंटिफिक नोटेशन, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास नंबर या तो एक्सट्रीमली ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, या तो हमारा नंबर जो है वो एक्सट्रीमली लो, बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस है, ठीक है। आपके सामने 2 ग्राम्स ऑफ H2 गैस है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने 6.022। उसके बाद कितने टाइम्स जीरो? आपका 20 टाइम्स जीरो, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स का नंबर, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे, इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी समझो कि 2 ग्राम जो है आपके H2 के अंदर इतने ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। सॉरी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो यार ये तो सर नंबर ही बहुत बड़ा हो गया। हम इसको छोटी फॉर्म में करके कैसे लिख सकते हैं? जितने जीरोस हैं, क्या हम उनको 10 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं? जी सर, अब तक तो हम यही करते आ रहे थे, ठीक है। 10th क्लास में भी हमने ये किया था। जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उनको 10 टू द पावर समथिंग लिख दो। दैट वुड बी योर अ साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज याद रखना बस, जो आपका मेन नंबर होगा, ठीक है, जो आपका मेन नंबर होगा, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, n इंटू 10 टू द पावर समथिंग, ये जो कैपिटल n है, ठीक है, जो कैपिटल n है, ये नंबर आपका रहना चाहिए 1 से लेके 9.99 के बीच में, ठीक है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर नंबर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक्सट्रीमली छोटा नंबर है, जैसे देखो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम वो इतना छोटा होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना ज़्यादा छोटा होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख देते हैं हमारा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है। तो जब नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो 10 की पावर क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। स्मॉल एन जो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, ये अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, 0.0000 करके बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो ये जो n है ये नेगेटिव रहेगा। और अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये n जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद आज का जो हमारा ज़रूरी टॉपिक है, जो हम आज का टारगेट लेके बैठे हैं, दैट इज़ दी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आप रिएक्शंस करा रहे हैं, आप मैटर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके केस में जब आप उनके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, उसके केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रूल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? बेसिकली एंटोन लेवोइजियर नाम का एक बंदा था जिसने 1780 में, नाम और डेट चाहे भूल जाओ लेकिन लॉ स्टेट क्या करता है वो नहीं भूलना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने बोला था कि मास जो है, ठीक है, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मास है वो बनाया भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी मास है वो क्या है? पूरा का पूरा कंजर्व्ड है, ठीक है। द ओवरऑल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। दैट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। तो रिएक्शंस के अंदर वो इस चीज को अप्लाई करते हुए हम एक बात बोलते हैं कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जितना भी आपका रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा आपके प्रोडक्ट के मास के, ठीक है। रिएक्टेंट जितना भी आपने लिया, रिएक्टेंट वाली साइड का मास सम करो, ठीक है, टोटल करो, प्रोडक्ट वाली साइड का टोटल करो, मिलाओ, बराबर निकलेगा, ठीक है। कैसे? देखो भाई, ये आपके सामने वाटर बनने का प्रोसीजर है। हमको पता है वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस हाफ O2 को मिला के वाटर बनता है। हमने बैलेंसिंग सीखी है ना अपने क्लास 9th में, तो ये उससे किया है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, है ना। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। उसके बाद ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के एक जो एटम होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है आपका 16, है ना। ये इतनी बात हम जानते हैं, 16 होता है। तो O2 का मास कितना होगा? 2 टाइम्स 16 दैट इज 32।
और 32 को हमने क्या स्टोशियोमेट्री यहाँ लगाई है, 1/2। ठीक है, देखो 1/2 लगाया, तो 1/2 कर दो, इसको आधा कर दो, क्या बनेगा आपके पास, 16 बन जाएगा। 16 + 2 18, वाटर का मोलर मास 18। तो यानी कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों का मास बराबर आ जाता है। ठीक है, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, इसी वजह से हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, आप बैलेंसिंग जो करते हो वो इसी वजह से करते हो कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इनका मास जो है वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। क्लियर। दूसरा लॉ भाई हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ हमें क्या कहता है, ये लॉ हमें कहता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, मेरे पास कोई मान लो कंपाउंड एक्स है, तो उसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में बने होंगे। ठीक है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होंगे, और ये रेशियो कभी नहीं बदलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उस कंपाउंड को कहां से लेकर आए हो, उस कंपाउंड का सोर्स क्या है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूं। आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर H2O। ठीक है, H2 के अंदर आपको याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रेशियो कितनी रहती है। देखो 2 हाइड्रोजन है तो वेट कितना आ गया मास का, उनका मतलब रेशियो क्या आएगा, हाइड्रोजन जो है 2। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 तो H2 का 2, ऑक्सीजन 16 तो 2:16, काटा 1:8। यानी कि ये फिक्स्ड रेशियो है जो कि वाटर की रहेगी। ठीक है, अब पानी चाहे जिस मर्जी सोर्स से आए, आप नलके का पानी लो, आप तालाब में से पानी ले लो, आप समुद्र का पानी ले लो, इन सब का ही जो वाटर होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं नलके से लेकर आया तो उसका कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, नहीं, उसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तालाब के पानी के अंदर भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, समुद्र के पानी के अंदर भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। यानी कि अ कंपाउंड विल कंटेन एग्जैक्टली सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। ठीक है, अब देखो हमने बाय मास इनका रेशियो निकाला ना, 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो गया, 1 ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम हो गया, 2:16 किया तो 1:8 आ गया। यानी कि हमने बाय मास इनका कॉम्पोजिशन निकाला, कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। यानी कि किस सोर्स से वो चीज आई है, किस सोर्स से वो कंपाउंड है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल इसका कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम जानते हैं कि अगर हम बाहर कोई एक्सटर्नली, मान लो आपने आपका एक बहुत बेसिक रिएक्शन आप करते हो, ठीक है, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डाल के, उसमें भी CO2 निकली है आपकी। ठीक है, तो मान लीजिए इन सब केसेस में जिस भी तरीके से आपके पास आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्या ऐसा थोड़ी है कि जो बाहर रिएक्शन हो रही है और जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग है तो दोनों CO2 ही है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, अगर आपका जो है रेशियो फिक्स्ड रहता है, तब हम कहते हैं कि ये स्टेट करेगा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है भाई। चलिए, तो आपके सामने यहाँ पर इसका भी एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या हो रहा है, आपका 3:8 निकल रहा है। ठीक है, 3:8 निकलेगा जो कि फिक्स्ड होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जिस मर्जी सोर्स से मिले हमें, चाहे किसी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ही पड़ी हो। चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो, पहले जो 2 लॉज मैंने आपको बताए थे वो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन जो अब मैं आपको लॉ बताने वाला हूँ ये आपका 11th क्लास में आप फ्रेशली पढ़ोगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज व्हेन टू or more elements combine to form 2 or more compounds, then the masses of one element which combines with the fixed mass, ठीक है, which combines with the fixed mass of either bears a simple whole number ratio। सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने बताई, इसका मतलब क्या है भाई, इस स्टेटमेंट को साइड पे रखो 2 मिनट के लिए, बाद में उठाएंगे, पहले आप हिंदी वाली स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी एक बात को। मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ के एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ के एक कंपाउंड बनाया। उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से मैं एक कंपाउंड को फिक्स्ड रख रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर इस कंपाउंड के मैंने एक एटम लिया था तो एक ही एटम रखूंगा, 2 लिए थे तो हर एक केस में 2 ही रखूंगा। और जो दूसरा वाला एटम है इसका मास मैं बदलता रहूंगा, मतलब पहले केस में मैं
एक एटम लूंगा, दूसरे केस में 2 एटम, तीसरे में 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, इसका नंबर सेम रहेगा, ठीक है, इसका मास कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा N2O है, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ये मैंने एनसीईआरटी से ही एग्जांपल उठाई है। यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, सबके अंदर दो दो नाइट्रोजन है ना, सबके अंदर क्या है, दो दो नाइट्रोजन है। सर एक नाइट्रोजन का कितना वेट होता है, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, ठीक है। तो देखो सबका वेट क्या 28 है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास, यानी कि हमने एक का मास का कर दिया, एक एलिमेंट का मास हमने फिक्स कर दिया। तो जब हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, ठीक है, जब हम इस केस में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे तो दूसरा एलिमेंट का जो मास होगा वो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब जो आगे रेशियो में और नहीं डिवाइड हो सकती। जैसे देखो मैंने सभी जितने भी मेरे ऑक्सीजन के आ रहे थे वेट्स मेरे पास, ठीक है, एक ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन, सबका वेट मैंने रेशियो के अंदर उतारा। रेशियो का निकली 1:2:3:4:5, यानी कि मेरे पास ये क्या बन गई, एक सिंपल होल नंबर रेशियो बन गई। सिंपल होल नंबर रेशियो हम उसे बोलते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। क्लियर है। सो आसान भाषा में क्या हुआ, आसान भाषा में हुआ ये कि मेरा, मान लीजिए मैंने कंपाउंड बनाया, ठीक है, जिसके अंदर दो एटम थे। अब मैं एक एटम का मास जो है वो फिक्स कर दूंगा, और जब मैं एक एटम का मास फिक्स करूंगा तो दूसरे एटम के केसेस मुझे एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना के दे देंगे। वही चीज जो है इस स्टेटमेंट में लिखी हुई थी कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combines to form two or more compounds, then the masses of one element किसकी बात चल रही है, नाइट्रोजन वाले की चल रही है, ठीक है, then the masses of one element which combines with the fixed mass, कितना मास था नाइट्रोजन का 28 था, ठीक है, फिक्स्ड मास था, which combines with the fixed mass of other हाँ ठीक है, ऑफ अदर बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जबकि दूसरा वाला जो है वो क्या करेगा, दूसरा वाला उस केस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना के देगा। क्लियर है। चलिए फिर बात आती है हमारी गेल यूसैक्स लॉ की। अब आज बोलने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरी बिल्कुल ना वो जीभ की टिप होती है ना, है ना वहां पर मेरे छाला हुआ है। तो वो जो छाला हुआ है वो बोलते टाइम जब जीभ लगती है तो दर्द करता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आज ज़्यादा स मेरे से बोला नहीं जा रहा सीधा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई हमारे गेल यूसैक्स लॉ के बारे में। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, दैट इज द गेल यूसैक्स लॉ ऑफ द गैशियस वॉल्यूम। सबसे पहली तो चीज समझो कि गेल यूसैक्स लॉ हमेशा उस इक्वेशन पर एप्लीकेबल होगा जिसमें पहली बात सभी चीजें गैशियस फॉर्म में होंगी, ठीक है, सभी चीजों का गैशियस फॉर्म में होना जरूरी है। दूसरा, सभी चीजों का बैलेंस्ड होना जरूरी है, यानी कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए और उसके अंदर सभी कंपोनेंट्स गैसियस फेज में होने चाहिए। इतनी बात क्लियर। चलिए, अब गेल यूसैक्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, और आपके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फेज पर हैं, देन एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना रहे होंगे। सर ये क्या बोला अभी आपने, ध्यान से समझो। इस रिएक्शन में पकड़ते हैं भाई, ये HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना एक बहुत फंडामेंटल रिएक्शन है। H2 और Cl2 को जब आप मिलाते हो गैशियस फॉर्म में तो आपके पास गैशियस फॉर्म में दो HCl बनते हैं, ठीक है, दो HCl बनेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने H2 का क्या किया, H2 का एक यूनिट लिया, ठीक है, यहाँ पर वन वॉल्यूम लिखा है, वन वॉल्यूम बेसिकली रिप्रेजेंट्स वन वॉल्यूम यूनिट, ठीक है, एक वॉल्यूम यूनिट। ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आप एक वॉल्यूम को 10 ml मान सकते हैं, वन वॉल्यूम को 20 ml मान सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि H2 जो है मेरा, मैंने मान लिया दिस इज वन वॉल्यूम यूनिट, ठीक है। Cl2 जो है उसके अगेन ये भी वन वॉल्यूम यूनिट है, यहाँ पर कोई स्टोशियोमेट्री नहीं है ना, देखो इनके आगे थोड़ी कोई 2 3 4 लगा है। क्लियर है। तो ये क्या है, वन यूनिट हमने ली और Cl2 भी वन यूनिट लिया। उसके बाद इसको देखो, HCl कितने बन रहे हैं आपके पास, दो HCl बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है यूनिट होगा वो क्या होगा, वो वन वॉल्यूम यूनिट नहीं टू वॉल्यूम यूनिट होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक केस इमेजिन कर लिया था कि वन वॉल्यूम यूनिट जो है दैट इज 10 ml, ठीक है, ये ऐसे इमेजिनरी हमने एक नंबर लिया है कि 10 ml होता है एक वॉल्यूम का। तो देखो H2 कितना आया मेरे पास, अगेन 10 ml, Cl2 कितना आया 10 ml, और HCl कितना बना 20 ml।
तो अब वहीं पे हमारी स्टेटमेंट वापस आती है गे-लुसाक्स लॉ की, गैशियस फेज हो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड हो, तो ये तीनों चीजें आपको मिलके एक सिंपल होल नंबर रेशियो देती हैं। देखो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो बनता है कितना, 1:1:2, 10:10:20 डिवाइड करो, 1:1:2 का रेशियो बन गया, ठीक है। सो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपके सामने क्रिएट होता है। दिस वाज अबाउट द गे-लुसाक्स लॉ। हमेशा याद बैलेंस्ड इक्वेशन पर लगेगा, अनबैलेंस्ड पर नहीं। फिर आती है भाई बात हमारी एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रो लॉ जो है ये यार बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होगा, ठीक है, आपके पास कोई भी गैस है, ठीक है, कोई भी गैस, जब तक वो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं, ये दोनों सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर पड़ी है, ठीक है, तो इनके अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है। सर ये क्या बोला आपने, मान लीजिए मेरे पास एक बलून है, उसके अंदर मैंने H2 भरी, और एक दूसरा गुब्बारा है जिसके पास मेरी मान लो ऑक्सीजन या फिर N2 है, ठीक है, N2 मान लेते हैं, चलो क्लियर है। इसके पास N2 है, इसके पास H2 है, ठीक है, दो अलग अलग गैसेस होगी, बिल्कुल सर। अब मैं कह रहा हूं कि इस कमरे में इन दोनों गैसेस के लिए इस पूरे कमरे में टेम्परेचर सेम है, हाँ जी सेम है, प्रेशर सेम है, हाँ जी वो भी सेम है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा तो चाहे जितनी मर्जी टाइप की गैसेस हों, सबके पास क्या रहता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और वो नंबर भी बता देता हूँ, वो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कई बुक्स में इसको 0.023 लिखा होता है, ठीक है, सो इतना प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ याद रखिए 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर है। तो देखो अगेन H2 है, Cl2 है, HCl है, वही चीज हमने की, 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब मैंने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दोनों गैसेस के, रिएक्टेंट गैसेस के दोनों जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो H2 है उसने क्या किया, उसके पास मान लीजिए अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो Cl2 के पास भी क्या रहेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अगर एक वॉल्यूम में, ठीक है, एक वॉल्यूम यूनिट में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो वॉल्यूम यूनिट्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दो वॉल्यूम यूनिट्स में ऑब्वियसली बात है सर फिर 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यानी कि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या आती है एवोगैड्रोस लॉ की, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, इन दोनों गैसेस का देखो गुब्बारे में मैंने क्या बताया, वॉल्यूम इक्वल है इन दोनों गैसेस का, प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, सो इस कंडीशन पे दोनों के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। हम जब मूल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे उसमें इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, इसे हम एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। लेक्चर खत्म करने से पहले आप एक बात सुन लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 7009294662। अगर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन पढ़ना, देन आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी ऑनलाइन बैच में बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप जलंधर से बिलोंग करते हैं या फिर नियर बाय एरिया से हैं, देन आपके लिए हमारा ऑफलाइन बैच भी ओपन है, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ।